मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। पाकिस्तान की दुम में दूसरा खटखटा बलूचिस्तान से बन रहा है। बलूचों ने अवसर देखकर कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उन्होंने भरपूर ढंग से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के संस्थान, पाकिस्तान की व्यवस्था जो उनके क्षेत्र में आते हैं उस पर प्रहार किया। 50 जगह पर बम विस्फोट कर दिए, लोग मार दिए। और इसके भी समाचार हैं कि उन्होंने दिल्ली में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। वो चाहते हैं कि भारत उनको समर्थन दे और भारत का दूतावास बलूचिस्तान में खुले और बलूचिस्तान का कोई व्यक्ति, एक टीम भारत में रहे, दिल्ली में रहे। इस पर आगे बात करने से पहले बलूचिस्तान का झगड़ा क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श होना चाहिए। 1947 में जब पूज्य मातृभूमि का विभाजन हो गया तय, तो 3 प्रकार के क्षेत्र थे। ब्रिटिश टेरिटरी थी, ये जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये सारे अंग्रेजों के सीधे अधीन थे। यहाँ अंग्रेज राज्य करता था, उसके कलेक्टर होते थे, उसके कमिश्नर होते थे, उसकी जुडिशरी होती थी, उसकी पुलिस की व्यवस्था होती थी, उसकी रेलवे लाइन होती थी, उसके स्टैम्प पेपर होते थे, वगैरह वगैरह जो भी सिस्टम है सारे चलते थे। फिर उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे। रजवाड़े नॉर्मली ऐसी जगह थी जहां से बहुत अधिक रेवेन्यू नहीं आता था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र छोड़ रखा था, बहुत कुछ मोटे मोटे नियम तय कर रखे थे। फिर तीसरी बफर स्टेट्स थी, ये पहाड़ में थी। अफगानिस्तान था, सिक्किम था, भूटान था, तिब्बत था, नेपाल था, इस तरह से एक क्षेत्र था। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र थे, अंग्रेजों के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि उनके साथ कोई तालमेल बिठाया जाता, समझौता किया जाता। उन्हीं में से बलूचिस्तान था। कलात के नवाब और इस तरह की कुछ चीजें छोटी छोटी थी। उन लोगों ने अंग्रेजों से जाते जाते कहा कि हमको प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित कर दीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा आपसे हमारा कभी कोई संबंध ही नहीं रहा, हम किस आधार पर घोषित कर दें, हम तो यहां से जा रहे हैं। तो अब उनके पास एक तरफ तो ये व्यवस्था थी कि पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, तो पाकिस्तान के साथ उनके तालमेल नहीं बैठ रहे थे, वो अपनी अलग राजशाही चलाना चाह रहे थे, अलग जिम्मेदारियां थी उनकी। तो अगर पाकिस्तान उनको दबोचेगा तो उनके पास हथियार नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो उनके कुछ विद्वान लोगों ने, और ध्यान रहे मोहम्मद अली जिन्ना नवाब कलात के वकील रहे हैं, मुकदमा लड़े हैं, और उसके बदले में मोहम्मद अली जिन्ना का वजन तोल के सोना दिया है उन्होंने, एग्जैक्ट वजन तोल के, जितना मोहम्मद अली जिन्ना का वजन था उतना सोना, शुद्ध खरा सोना दिया। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना या भारतीय लोग जानते नहीं थे उनके बारे में। तो उन्होंने भारत को अप्रोच किया, नेहरू से संपर्क किया। नेहरू ने इस सारे विषयों को तय करने के लिए मौलाना आज़ाद का चयन किया और उनके पास उन्होंने भेज दिया। मौलाना आज़ाद कौन थे? मौलाना आज़ाद मदरसे का मुल्ला था, एक दिन के लिए स्कूल का मुंह नहीं देखा, एक दिन कॉलेज नहीं गया। इसको भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। अलिफ बे पे ते हुआ, माचील बाप का हुआ पढ़ने वाला, उसको पहला शिक्षा मंत्री बनाया। या ऐसे ही नहीं है कि भारत के लोगों को, आज भी हम लोगों को बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का फलाना, फलाने का फलाना, ये सब पता है, मगर और जो भारत में बड़े बड़े राज्य हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं मालूम है।
क्यों नहीं मालूम है? ये कोर्स में नहीं था। कोर्स में ये पढ़ाया गया, आक्रमणकारियों का इतिहास हमको पढ़ाया गया। उस मानसिकता के व्यक्ति के पास नेहरू के बच्चे ने कलात के लोगों को भेजा। मौलाना आजाद ने क्या काम किया? दीन के आदमी थे, फौरन पाकिस्तान को खबर कर दी। ये माना जाता है कि उनका ही काम था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कलात पे हमला कर दिया, बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया, उसको कब्जा कर लिया। हथियार उनके पास ज्यादा नहीं थे, उनको दबोच लिया। और उसके बाद वहाँ के कलात के नवाब और बुगती इत्यादि लोगों की हत्याएं की। वहाँ हजारों लोगों को मारा है, बहुत बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुए। छोटे छोटे बच्चों को जिंदा कब्रों में दफना दिया गया। ये ऐसे पता लगता है, जब बाद में खबरें खुली तो पोस्टमार्टम हुआ, तो अगर जिंदा किसी को जमीन में दबा दिया जाएगा तो उसकी सांस की नली में मट्टी पहुंचेगी, क्योंकि वो सांस ले रहा है। और शव को दफनाया जाएगा तो नहीं मिलेगी। ये भी पाया गया, बिल्कुल भूखे प्यासे बच्चे जिंदा दबा दिए गए। पाकिस्तान की सेना शत्रु के प्रति कठोर नहीं हो पाती, वो उसके सामने तो फट्टू है। मेरी बात से विश्वास ना हो तो 1971 का इतिहास देख लीजिए। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण मेरी बात की तस्दीक करता है। मेरी बात की पुष्टि इससे होती है कि 1 लाख लोगों का समर्पण हुआ था, सैनिकों ने समर्पण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल से इसमें, मेजर जनरल से इसमें, सारे लोगों ने समर्पण किया। तो कलात बेसिकली स्वतंत्र क्षेत्र था, वो न पाकिस्तान का हिस्सा था, न ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा था, न भारत का। भारत से मदद चाह रहा था, मगर नेहरू के बच्चे ने एक काम कर दिया। अब उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र में बहुत मिनरल्स हैं, बड़े बड़े मिनरल्स के भंडार हैं, पेट्रोल बहुत है वहाँ और साधन हैं। तो उन सब का, वहाँ जो नदियाँ आती थी उनको पीछे डैम बनाकर रोक लिया गया और बलूचिस्तान पे ऐसा मार दिया गया, वहाँ पर साधन नहीं रहे। सारे के सारे संसाधनों का उपयोग पंजाब के लिए कर दिया गया। स्वाभाविक है उनकी तिलमिलाहट, उनकी बेचैनी। अभी 2 साल पहले पाकिस्तान की जो ये बलूचिस्तान की जो सुघोषित प्रधानमंत्री हैं नायला बलोच, वो पधारी थी, मेरे यहाँ आई थी, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो वो कह रही थी कि भारत हमारी मदद क्यों नहीं करता? हम भारत की मदद के बिना लड़ रहे हैं, दशकों से लड़ रहे हैं। हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए तो हम पाकिस्तान से निपट लेंगे। आखिर शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है। अरे बात बिल्कुल ठीक है। मगर भारत में उस समय कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ व्यवस्था की गई होगी, जैसा भी रहा। बहरहाल अब स्थिति ये है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने को तैयार हैं। भारत की मदद के बिना, चीन की मदद के बिना, ये दो इस देश इस क्षेत्र के प्रमुख हैं, इनके बिना ये काम नहीं हो सकेगा। तो इन दोनों में से किसी एक की मदद चाहिए, उसके बाद वो भरपूर ढंग से काम करेंगे। तो पाकिस्तान की दुम में एक खटखटा ये बन गया, अब चले तो खड़ा करता हुआ वो चल रहा है। और यही नहीं है, सिंध की भी ये स्थिति है। ये सिंध आंदोलन चलाने वाले जो सज्जन थे वो मूलतः मुस्लिम लीग के आदमी थे। 47 से पहले उन्होंने सिंध को पाकिस्तान में लाने के लिए बहुत जोर मारा था। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बनने के बाद उनकी चप्पलें बजी, उनका थूथवा पंजाब की सेना ने खराब किया, तो उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र सिंध की, जिये सिंध की घोषणा की। मगर वो भी बिना भारत की मदद के कुछ कर नहीं पाएगा। तीसरा उससे बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है अफगानिस्तान का। पेशावर मूलतः महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने जीता था, ये अफगानियों का है। आज तक ये जगह आज तक पाकिस्तान को इसलिए मिली है कि उससे पहले सिखों ने इसको जीता था और ये धरती वापस नहीं ले पाए अफगानी। मगर दोनों तरफ डूरन रेखा के इधर और उधर दोनों तरफ अफगानी पठान रहते हैं।
वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में हैं। तो इनके लिए बहुत सरल है कि जिस समय पाकिस्तान भारत से निपटने में लगा है या भारत पाकिस्तान को निपटाने में लगा है, उस समय जमीन अपनी जितनी अधिक हो सके, और याद रहे उन्होंने कभी डूरन रेखा को नहीं माना। वो कहते हैं दोनों तरफ हमारे लोग हैं, इस रेखा का कोई मतलब नहीं, ये हमारी धरती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के सिंध अलग जाएगा, बलूचिस्तान अलग जाएगा, पठानों का इलाका ऊपर जाएगा और पंजाब को एक लैंडलॉक कंट्री बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है और मुझे लगता है ये अगले 1 आध साल के अंदर ही हो जाएगा। भारत को इसमें मदद करनी चाहिए, आंतरिक रूप से करनी हो तो वो आंतरिक रूप से करें, गोपनीय ढंग से करनी हो तो गोपनीय ढंग से करें, और चौड़े धाड़े ताल ठोक के सामने आना हो तो बहुत अच्छा है। मगर ये होना चाहिए। पाकिस्तान के खंडन में, पाकिस्तान के टुकड़े होने में भारत की तात्कालिक शांति का मार्ग है। अंततोगत्वा शांति तो तभी संभव है कि दीन की ये सोच, कुफ्र और ईमान, इस पूरी सोच का निपटारा होना चाहिए। ये पूरी सोच खत्म कर दी जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये बवाल चलता रहेगा, उपद्रव होता रहेगा। मैं अपेक्षा करता हूं और प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भारत बलूचिस्तान को की एम्बेसी दिल्ली में खोले और उनकी मदद करे। भारत की मदद के बिना वो काम नहीं कर सकेंगे। भारत को मदद उनकी करनी चाहिए। इससे भारत की सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। जय हिंद राष्ट्र।